कोई भी एग्जाम है, जेई मेन, जेई एडवांस या बिट्स का, बोर्ड में हाईली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसका रिजल्ट आपको रिस्पेक्टिव कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा। द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप और रिंग। लेट अस स्टार्ट। मैं इसमें जो रिंग है वो वर्टिकल प्लेन में ले रहा हूँ, वाईजेड प्लेन में ले रहा हूँ। इस तरह से मान लीजिए वाईजेड प्लेन यानी वर्टिकल प्लेन में जो हाथ में कड़ा या चूड़ी पहनी है आपने, वो ऐसे पड़ा है इस प्लेन में। दिस इज नोन एज वाईजेड प्लेन। तो क्यों मैंने इसमें वाईजेड प्लेन में लेकर ये डेरिवेशन कर रहा हूं? क्योंकि हमने इस रिंग की वजह से जिसमें करंट या ऐसे आ रहा है या ऐसे आ रहा है, तो मैं मान लेता हूं चलिए कि ये करंट कुछ ऐसे जा रहा है, यानी ये हिस्सा बाहर की तरफ मान लीजिए, तो करंट ऐसे जा रहा है, यानी इस पॉइंट पर ऐसे लगेगा ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे जाकर इस पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रहा है मान लेते हैं, तो यहां पे क्रॉस साइन इंडिकेट कर लेते हैं कि इस जगह पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है और ऐसे पीछे से बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस पॉइंट पर बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहां पे एक डॉट लगा देता हूं। ठीक है, जस्ट फॉर आवर पर्पस, ताकि क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो ये हिस्सा बाहर की तरफ है, तो करंट यहां पर अंदर की तरफ जाएगा, पीछे से आकर यहां से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो क्योंकि मैंने वाईजेड प्लेन में इसलिए ली है क्योंकि जब आप वाईजेड प्लेन में बनाओगे तो इसका जो एक्सिस होगा वो इन दी प्लेन बन जाएगा, क्योंकि आपको इस पूरी रिंग की वजह से एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो एक्सिस तो दिखाना पड़ेगा। अगर आप इसको इस तरह से दिखाओगे, अगर मैं ऐसे बनाता तो ये इन दी प्लेन होनी थी, तो इन दी प्लेन में इसका एक्सिस वर्टिकल प्लेन में आ जाना था, तो मैं फिर एक्सिस नहीं दिखा पाता, इसलिए वाईजेड प्लेन में हमें बनाना पड़ेगा। तो दिस इज द एक्सिस। लेट अस सपोज एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है P, ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पूरी रिंग की वजह से, राइट। तो एक काम करते हैं, इस जगह पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं, यहां मान सकते हो, यहां कहीं पे भी मान सकते हो। तो एक छोटा सा एलिमेंट है और ये सेंटर ऑफ द रिंग है। सेंटर ऑफ द रिंग से उस पॉइंट तक की दूरी x है जहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ये रेडियस ऑफ द रिंग है कैपिटल R। तो छोटे से एलिमेंट की कोई ना कोई लेंथ होगी, राइट। तो आप मान लीजिए dx लेंथ का है ये एलिमेंट, राइट। और इस एलिमेंट में भी अगर पूरी रिंग में आई करंट जा रहा है तो इसमें भी आई करंट ही जा रहा है, तो जो करंट एलिमेंट बना वो आई dx बना। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सबसे पहले मार्क करते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो उनको बता दूं कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की सीरीज मैं चला रहा हूं, उसमें डेरिवेशंस भी करवा रहा हूं, प्लस उसमें कंपटीशन भी सारा डिस्कस कर रहा हूं, चाहे वो नीट लेवल है, चाहे जेई या एडवांस लेवल है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कैसे आप डायरेक्शंस मार्क करते हैं जब आपको 3D वायर गिवन हो, जैसे ये 3 डायमेंशनल वायर है ये, तो मैंने सब डिस्कस किया हो, तो आप वहां पे जाकर एक बार रिकलेक्ट करके आप आ सकते हैं। यहां पर ये क्रॉस साइन है, तो क्रॉस साइन है, पॉइंट इन दी प्लेन है, तो क्या करना है, क्रॉस साइन मींस आपको ऐसे हाथ घुमाना पड़ेगा, यानी यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो जिसके कारण जो फील्ड है ऐसे आ जाएगी। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो डीबी वेक्टर बना, ठीक है, वो ये इसका आर वेक्टर बन गया, ये आइडियल वेक्टर, ये आर वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर हमेशा ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इस केस में इस तरह से आ जाएगी। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, राइट। तो डीबी के कंपोनेंट्स कुछ बन जाएंगे। अगर ये थीटा ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो दिस इज 90 माइनस थीटा। तो इसका एक इधर कंपोनेंट आएगा जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, अगर इसके ठीक सामने एक एलिमेंट मान लेते तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आती, मैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता देता हूँ, ये एक्सिस बनाया जाता, इसके परपेंडिकुलर जो आती वो ऐसे आती, ठीक है। तो इसका भी इधर कंपोनेंट आता, तो ये वाला जो कंपोनेंट है इससे कैंसिल हो जाता, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि केवल और केवल एक्सिस पर जो अलोंग द एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वही कंट्रीब्यूट करेगी। तो हमने 2 एलिमेंट्स तो हम मान नहीं सकते, तो ये तो केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया आपको। तो इसमें जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगी वो केवल इस डायरेक्शन में जाती हुई, यानी इस फील्ड का जो ये कंपोनेंट होगा उसी के कारण होगी। तो ये 90 माइनस थीटा के विद रिस्पेक्ट टू जो कंपोनेंट बनेगा वो बन जाएगा dB ऑफ cos ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बिकम dB साइन थीटा। तो ये इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, उसकी कंट्रीब्यूशन लिख दी dB साइन थीटा। तो क्योंकि ये छोटे छोटे एलिमेंट्स की बनी होगी तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी, देयरफॉर द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन थीटा। तो लेट अस स्टार्ट द इंटीग्रेशन नाउ। सिंपल है। तो उसके लिए ये x हो गया, ये r हो गया, तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो लेट अस पुट दी वैल्यूज। dB will be using Biot-Savart's law, that is mu naught over 4 pi IDL sin theta। इस केस में I dx, ऑब्वियसली करंट एलिमेंट अंदर की तरफ है और ये इन दी प्लेन है, तो इन दी प्लेन और अंदर वाली जो माइनस z है उसमें एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है, तो थीटा दोनों के बीच में आ गया 90 डिग्री।
अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि ये है, अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा, अंडर रूट मैंने खत्म कर दिया, ये वाला साइन थीटा अलग से आ गया, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक तो बाइट-सेवर्ट्स लॉ लग गया डीबी का, वो वाला साइन थीटा अलग से आ गया। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये बन गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। इस ट्राइंगल में साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आर ओवर दिस अंडर रूट, यानी आर ओवर अंडर रूट में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। ये बेस में पावर ऐड होगी, तो चलिए इसको एक बार कर लेते हैं। म्यू नॉट ओवर 4 पाई, आर भी साथ ही लिख देते हैं, आई भी लिख देते हैं, डी एक्स भी आ गया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। सो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड वी आर गेटिंग, राइट। तो अब इसमें या तो लिमिट्स डाल दो, लिमिट्स आपने ऑब्वियसली डी एक्स की डालनी है, यानी लेंथ की डालनी है, तो इस केस में लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर। तो या तो आप कह सकते हो 0 से 2 पाई आर लिमिट्स डाल दें, या एक काम कीजिए बाकी चीज़ें बाहर निकाल दो, सीधा ही इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स को डायरेक्टली लिख दो 2 पाई आर, विच इज द लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द रिंग, राइट। तो चलिए सब सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट आ गई बाहर, तो ये बन गया म्यू नॉट आई आर ओवर 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, dx is the total length I am directly putting now. So this is the expression. This is a very, very important expression. You must remember this. 2 pi I r square. So this is the formula for magnetic field due to a current carrying ring or loop at any point on the axis of the loop. This is point P I am assuming. ठीक है, तो इतने ये याद रखना है। अब एक तरीका और बता देता हूँ आपको, ये फॉर्मूला याद कैसे करना है, ठीक है। तो जनरली बच्चे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलों को म्यू नॉट ओवर 4 पाई से याद करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि म्यू नॉट ओवर 4 पाई एक फैक्टर, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 आ जाए, तो आपको फिर ऐसे एक और पाई याद करना पड़ेगा। तो बेटर है आप पाई से पाई कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल करो, तो वो सब कर आके जो फॉर्मूला बनता है वो ये बन जाएगा। अगर तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई करा लो। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N, म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, तो नीचे आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे, इट इज ए हाईली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। धन्यवाद।